We have with us Vaibhav, and Vaibhav has cleared the Delhi judiciary. The results were out recently in 2025, and he has got the 15th rank. And in the mains, he has scored 524, and in the interview, he has got 100. But please. Yes, sir. Total it is 624, no? Yes, sir. Yeah, please. बच्चे उनके साथ मम्मी पापा हैं और मामा जी हैं. So Vaibhav, the stage is yours now, and he has completed his LLB from Army Institute of Law Mohali and LLM from Uttarakhand Technical University Dehradun. LLM you completed in 2024, no? Yes, sir. And LLB he did in 2014 till 19. So 19 के बाद फिर तुमने 23 में ज्वाइन किया तो LLM. जी सर. तो वो बीच का गैप कोविड की वजह से था शायद. सर कोविड की वजह से तो नहीं, वो स्टार्टिंग में मुझे यही लगता था कि जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा. अच्छा. बट दिल्ली एंड यूपी मैंने टारगेट स्टेट्स थे तो वो सेट करा था, अगर फर्स्ट टाइम पे क्लियर नहीं होगा देन आई विल डू समथिंग एल्स. तो रजिस्ट्रेशन बार का भी मैंने तभी कराया एंड देन आई टुक एडमिशन इन LLM ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी स्टैगनेंट हो गया था उस टाइम तक. It may have been. Yeah. Yes, sir. And your foundation course was from 2019 July, no? Yes, sir. And when did it get completed? Sir, the end of 21. 21. Yes, sir. Okay. So you have to tell about yourself, your background, and then कैसे पढ़ाई शुरू की, फिर शुरू में नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फिर हुआ तो कैसे हुआ, पूरी तैयारी का स्ट्रैटेजी. जी सर. So hello everyone. So I'm from village Budina Kala, Muzaffarnagar district, but I've been residing in Dehradun for the last 14 years. And my schooling final years have been done from Dehradun and college has been told by the sir. So in 2019 I took admission here and the journey for the judiciary dream started here. And then the first exam which I gave was of Delhi judiciary itself, which I couldn't clear the prelims, and the last one is also Delhi, finally, where it has ended. And in between, I appeared for 15 prelims, and then qualified 10 of them, then wrote... Qualified 10? Yes, sir. Then wrote 9 mains, and this was my 5th interview. So it has been a really long and tiring journey throughout. So What all other interviews you took? सर आई डिड फर्स्ट तो दिल्ली वाला ही जो लास्ट टाइम हुआ था, उसके बाद यूपी, हरियाणा, राजस्थान एंड दिस टाइम दिल्ली इंटरव्यूज. यस सर. ओके. हाँ जी. तो स्टार्टिंग में तो सर ऐसा ही रहता है कि इतने सारे पहले प्री नहीं होता है, देन मेंस देने पड़ते हैं. स्टार्टिंग में हरियाणा, दिल्ली का तो हो गया था, हरियाणा, राजस्थान, MP ये 3 मेंस मेरे नहीं हुए थे. देन दिल्ली का हुआ उसके इंटरव्यू में बट फाइनल मेरिट में नहीं आया. उसके बाद यूपी का दिया. अब यूपी का सर अगर किस्मत होती तो उस टाइम सिलेक्शन हो जाता वहीं, बट हार्ड लग रहा तो यूपी भी क्लियर नहीं हुआ. क्यों सर? हार्ड लक इसलिए रहा क्योंकि कट ऑफ गई थी 590 एंड आई स्कोर द सेम मार्क्स 590, बट आई वॉजंट सेलेक्टेड ड्यू टू द एज क्राइटेरिया. अच्छा. फिर उसके बाद यूपी में सर इस बार कॉपीज़ भी चेंज हो गई थी, तो उसके लिए उन्होंने सबको बुलाया था कि एक बार कॉपीज़ चेक कर लो. तो जब मैं चेक करने गया उसमें लॉ पेपर में एक 30 मार्क्स का क्वेश्चन मेरा इवैल्यूएट नहीं हुआ था, पार्टली ड्यू टू माय फॉल्ट एंड थोड़ा अगर एग्जामिनर भी बड़ा दिल दिखाता सर. तो यूपी में एक्चुअली वो आंसर शीट मिलती है ना सर, बुकलेट मिलती है जिसमें क्वेश्चंस भी होते हैं एंड पेजेस भी होते हैं, ब्लैंक पेजेस. हाँ, लिमिटेड स्पेस में लिखना होता है. हाँ, तो टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच वी हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने पहले के 5 अटेम्प्ट कर दिए, देन 6th क्वेश्चन में मैंने 3 लाइनें लिखी 6 पेजेस में से, बट मैं उसे स्ट्राइक आउट नहीं करा मैंने. एंड देन आई अटेम्प्टेड द 7th वन. तो उन्होंने 6th में मुझे 0 दे दिए एंड 7th के लिए एक्सेसिव अटेम्प्ट लिख के वो चेक ही नहीं करा फिर. अच्छा. दैट वाज योर मिस्टेक. यस सर. हाँ सर, टेक्निकल उसमें स्ट्राइक आउट करना चाहिए था. जी सर. फिर वही है सर, इसमें केस वेस भी क्या था, तो डिस्पाइट द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू आउट द प्रोसीडिंग अल्टीमेटली डिसमिस कर दिया. अभी सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी थी बट अब दिल्ली का रिजल्ट आ गया तो देन आई ड्रॉप्ड इट. तुमको क्या जरूरत है? हाँ जी सर, अब तो ज़रूरत नहीं है. फिर वही है सर, दिल्ली यूपी. When did you think of going for judicial services?
सर ये तो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था. अच्छा. Since the beginning only, I did law for this purpose only because I wanted to be a judge only. Okay. तो why childhood dream? सर मेरे मौसा हैं, वो भी जज थे. नाउ इज़ अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज. तो जब उनके पास जाते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था देख के. भले ही अभी वो सारे ट्रिवियल रीजंस होंगे अगर अब कंपेयर करें क्यों अच्छा लगता था. तो तभी से फिर मैंने सोच लिया था कि यही करना है. Good. So means you joined law for this purpose only. Yes sir. Okay. So it must have been a very tiring journey, no? 2019 LLB and then taking so many exams. तो frustration होता था? सर फ्रस्ट्रेशन तो ऐसा नहीं हुआ. मतलब वो होता है कि अगर कुछ और प्रोफेशन, बस प्रोफेशन के लिए जुडिशरी कर रहे हैं कि जॉब लग जाए तब तो हो जाता. बट क्योंकि ड्रीम रहता है तो ड्रीम्स आर समथिंग विच डू नॉट लेट यू स्लीप. तो हर दिन एक पेपर में होता है, नहीं हुआ सिलेक्शन, थोड़ा बुरा लगता है कुछ दिनों के लिए. फिर नई वैकेंसीज आती है तो फिर वो फ्रेश स्टार्ट हो जाता है, मोटिवेशन आई जाती है. वैसे बस यूपी है सर, जिसके बाद तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि जब यूपी का फाइनल रिजल्ट आया था कि नहीं हुआ. यू आर बेसिकली फ्रॉम यूपी ओनली, नो? हाँ जी सर. वैसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी दिल्ली ही रहती, सेकेंड यूपी रहती. बट वही था, यूपी में नहीं हुआ. उसी के बाद फिर मैंने एलएलएम भी कर ली क्योंकि वही लगा काफ़ी गैप हो गया है. बाकी लोगों को देखो तो सब कहीं ना कहीं कुछ कर ही रहे हैं. और अब मतलब एस्पिरेंट्स के पास क्या होता है सर, बस नॉलेज ही होती है अगर कहीं क्लियर ना हो पाए. क्वालिफिकेशन तो वही 2019 वाली ही थी तब तक, 4 साल तक. चलो, हाउ डिड यू गो फॉर दिल्ली जुडिशरी? मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का थोड़ा बताओ. जी सर. सर दिल्ली का प्रीलिम्स अब एक्चुअली इतना टाइम हो गया था करते करते, तो जो स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी रहती थी उससे तो अब काफ़ी अलग हो गई थी. क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे प्री के लिए पढ़ा तो मैंने MCQs काफ़ी सॉल्व करे, सिंगल की बुक, यूनिवर्सल की बुक. देन आई टुक पेपर्स फ्रॉम कृष्णा सर ऑल्सो, एक सब्जेक्ट के 4-5. तो उन सब के मैंने नोट्स बना लिए थे. मतलब जो भी मिसलीनियस क्वेश्चंस होते थे दैट आई रोट इन अ नोटबुक, कि बाद में पेपर के टाइम बस बैरैक्ट पढ़नी है या अपने मेंस के जो क्लास नोट्स होते हैं वो पढ़ने हैं, और जो मिसलीनियस क्वेश्चन है वो बस उसे रेफर कर लो, तो उस टाइम क्वेश्चंस ना करने पड़े फिर से. तो प्री का भी जब मेरा था, मेरे LLM के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे. जैसे आज LLM का पेपर है, कल दिल्ली का है, फिर अगले दिन LLM का फिर से पेपर है. तो बट इतना टाइम हो गया था तो दिल्ली का प्री तो सर अब क्लियर हो ही जाता. मतलब प्री कट ऑफ वाज हाई, नो? 160. हाँ जी सर. कट ऑफ सर, पेपर इजी था तो कट ऑफ हाई चली जाती है. तो प्री के लिए तो सर ऐसे बहुत स्पेशल वो नहीं करा. देन मेंस का भी यही रहता है कि प्री में मेन फोकस वाज ऑन बेयर एक्ट. यस सर. एंड केस लॉज आल्सो. सर केस लॉज द रीसेंट वंस. अब सर इतनी तैयारी करते करते हर मेंस के टाइम पहले लाइव लॉ या कोचिंग के नोट्स भी रेफर हो ही जाते हैं. तो जो यहाँ पे मिलते थे, क्योंकि आजकल ये रिसेंट वाले भी पूछ लेते हैं 2-3 क्वेश्चन हर उसमें, तो वो भी रहता था. बाकी एंड द क्लास कॉपीज. यस सर, दैट आल्सो. जैसे इनिशियली देता था सर प्री, तो तब नोट्स क्लास के इतने नहीं पढ़ पाता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस था उस टाइम. बट अब इतने सारे मेंस के बाद नोट्स भी ऑलमोस्ट याद ही थे. बट वो एक बार रिवाइज तो सारा करना ही पड़ता है पेपर से पहले. ठीक है. और मेंस के लिए सर, मेंस के लिए आई विल से दैट द क्लास नोट्स विच आर प्रोवाइडेड हेयर, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द टॉपिक्स विच वी कवर हेयर. बट आप जो एक वो लिस्ट लिखवा देते हो कि ये भी पढ़ लो, हाँ, तो उनके लिए तो अलग से प्रिपेयर थोड़ा करना पड़ता है क्योंकि आजकल कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. वो ट्रेडिशनल वो तो नहीं चल रहा है. बाकी यहाँ पे ग्रुप पे सर और भी चीज़ें शेयर करते थे, केस लॉज करते थे. तो दिल्ली हाई कोर्ट के भी सर मैंने वो पढ़े थे केसेस. हाँ जी, क्योंकि सर होता है जैसे पिछली बार दिल्ली हायर का जो पेपर आया था, इट वाज मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो केस लॉज पे ही बेस्ड थे डायरेक्टली. बट इस बार काफ़ी केसेस पढ़े बट एज सच कुछ आया नहीं. और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सर वो भी काफ़ी ज़रूरी है. मतलब पहले तो करनी चाहिए कि लॉ आंसर राइटिंग का जो आर्ट होता है वो सीख सके, और उसके बाद फिर कि टाइम पे पेपर कंप्लीट हो सके. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तुमने कैसे किया?
सर स्टार्टिंग में मैं नहीं करता था, स्टार्टिंग के जो मेंस थे, क्योंकि याद करना ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग था उस टाइम। फिर पेपर जब मेंस पूरे कंप्लीट नहीं हो पाते थे, फिर लगा कि करनी चाहिए। तो कोचिंग में ही सर सारे तो मैंने नहीं करे, लैंग्वेज का जैसे नहीं करा, बट 2-3 लॉज के जो पेपर थे वो घर पे ही बैठ के यहाँ पे दिए। तो उसमें मार्क्स भी ठीक आए। तो फिर ये था कि हाँ, कि जैसे कमेंट रिमार्क्स आते हैं तो उसमें था कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी वैसे ठीक है, सब ठीक है। तो फिर बस मेरा फोकस यही था कि मेंस कंप्लीट हो जाए पेपर, कि कुछ क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि सर एक क्वेश्चन छूटते ही वो 10-20 मार्क्स का फिर रेस से आउट हो ही जाते हैं बिल्कुल। पिछली बार भी सर दिल्ली में यही प्रॉब्लम हुई थी कि लैंग्वेज का पेपर मेरा छूट गया था। तो उस टाइम और लैंग्वेज में काफ़ी लिबरल मार्किंग हुई थी, तो हाईएस्ट 230 गए थे। तो उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि लॉ में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके लॉ में मेरे मार्क्स उनसे ज़्यादा थे, बट लैंग्वेज में कम थे। तो फिर वो मन में ख्याल आता ही है कि जुडिशरी की जॉब है तो लॉ की ही नॉलेज होनी चाहिए, बट लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप आउट हो सकते हो रेस से, तो लैंग्वेज पे भी उतना ही फोकस होना चाहिए। लैंग्वेज में इस बार तुमको 137 आया ना? हाँ जी सर। 137 इज डिसेंट स्कोर इस बार के मार्किंग के हिसाब से। जी जी, इस बार सर इतना आ गया, वरना जैसे मैंने दिया था लैंग्वेज का, फिर पेपर से बाहर आया तो जो एक ब्लंडर तो हो ही गया, काफ़ी लोगों के साथ हुआ। एक तो एसेज का था, अगर प्री कंसीव नोशन के साथ जाते प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के, तो ये रहता है कि मतलब पेपर कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन ही बस सीधा अटेम्प्ट करते जाओ। तो वही था, ऐसे 1 लिखना था इस बार, पिछली बार 2 लिखने थे आउट ऑफ 5। तो कई लोगों ने इस बार 2 लिख दिया है सर, वो 2 ही तुमने भी 2 लिखा जी है? सर। 2 लिख के आया है, 1 ही लिखा था। और सर 2 लिख के फिर आगे तो मुझे इतना दुख हुआ बाहर आके, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, तो मैंने 3 एसेज प्रिपेयर किए थे। 1 वाज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर एक यूसीसी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो यूसीसी एंड वुमेन एम्पावरमेंट तो बाकी स्टेट्स में लिख दिया था मैंने, बट एआई कहीं नहीं आया था। और इस बार जब एआई आया तो सर आई कुडंट डू जस्टिस टू दी प्रिपरेशन विच आई डन फॉर एआई। वो 2-2.5 पेज का ही लिख पाया, क्योंकि कंप्लीट करना था। अच्छा। और ट्रू फॉल्स में भी सर गलती हो गई थी मुझसे। वो इस बार उन्होंने बोला था कि रीजनिंग भी लिखनी है, अच्छा, तो बस मैंने तो ट्रू फॉल्स लिख दिए थे। नॉट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सर वो पिछली बार का डर था कि पेपर कंप्लीट करना है, तो ये था कि पैटर्न तो वही रहता है, चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होगा, बट वो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन। फिर मतलब तुमको इंग्लिश में भी और आता? थोड़े से बढ़ और जाते आ सर। सकते हैं। हाँ जी। चलो, तो इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे किया तुमने? लैंग्वेज का प्रिपरेशन कैसे किया? सर लैंग्वेज का तो प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, जो कोचिंग की नोट्स बुकलेट मिलती है वो उससे ही करा है। और एसेज का सर ग्रुप पे भी आता है। एक तो लीगल जो टॉपिक्स के होते हैं शॉर्ट नोट्स, वो जो ग्रुप पे आते हैं वो तो सफिशिएंट रहते हैं, तो सारे टॉपिक्स। ग्रुप पे आता है, मतलब जो इनका मेंस का ग्रुप बनता है ना, उस पे हमारे ऑफिस से कृष्णा या नंदिता या कोई भी मैटर भेजते रहते हैं इनको। तो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ जी। बाकी सर अगर पढ़ाई करते रहो तो टॉपिक्स पता रहते हैं आजकल चल क्या रहा है, उसे गूगल सर्च कर लो। यूपीएससी के आजकल काफ़ी अच्छे नोट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स। एंड लीगल जीके के लिए सर टेलीग्राम पे भी आजकल काफ़ी मटेरियल आता है, कोचिंग का कर लो, और अगर 1-2 जगह से टाइम मिले तो वो भी कर लो, कि टू बी जस्ट सेफ। ठीक है। एंड लॉ के लिए बाकी जो पेपर्स थे उसके लिए कैसे किया, मेंस के लिए? सर लॉ के लिए तो बेसिकली जो क्लास नोट्स थे उन्हें ही रेफ़र करा, उन्हें ही रिवाइज़ करा। अब सर ये भी होता है कि इतने सारे मेंस देने के बाद अगर प्रीवियस ईयर हर स्टेट्स का आप देखते जाओ तो वो नोट्स ऐड ऑन होते जाता है उनमें, क्योंकि कई टॉपिक्स यहाँ नहीं आते वहाँ पे आते हैं, तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारा ही कवर हो जाता है। और केस लॉज वो भी काफ़ी ज़रूरी है दिल्ली के लिए। तो केस लॉज तुम्हें पढ़े होंगे काफ़ी? सर काफ़ी, जो दिल्ली का सर वो क्या नाम नहीं याद आ रहा, जो पूरा डाइजेस्ट आता है लाइव लॉ का, 1600 केसेस थे, तो मोटा मोटा मैंने देख लिया था ऊपर ऊपर से जो रेलेवेंट लग रहा था। बाकी तो रेपिटेटिव बहुत होते हैं, कुछ केसेस के फैक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं जो लगता है क्वेश्चन में आ सकते हैं, उस टाइप से करा। और ये कोचिंग की भी नोट सर, जजमेंट्स तो वही रहती है जो वहाँ है, वो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड हो जाती है। वो बुकलेट्स देते हैं ना हम लोग। हाँ जी सर। और ग्रुप पे भी कृष्णा सर सब कुछ सेंड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च विंग, जो रिसर्च विंग बना के भेजता है कृष्णा को, एंड देन कृष्णा सेंड्स इट टू यू पीपल। हाँ जी सर, द मटेरियल इज एक्चुअली रियली गुड सर, अगर अच्छे से पढ़े उसे तो। वंस यू क्लियर द प्रीलिम्स को, आफ्टर दैट वी विल बी सेंडिंग यू केस लॉज एंड मेनी थिंग्स। अब आपका काम है उसको पढ़ना, तो यू हैव टू रीड, क्योंकि
दिल्ली के लिए तो खास करके दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट भी पढ़ना ज़रूरी है, नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. Now maybe you don't remember the names of the cases because they may not be landmark, but for practice purposes, read the facts and then the judgment. पहले तो facts पढ़ो, फिर अपना analysis करो, अपना judgment दो, फिर उसके judgment को पढ़ो और देखो कि आपके thought में और उनके judgment में क्या difference है. So that way with practice you learn that acumen of judgment writing, that judicial mind. Yeah. और कुछ तो मुस्कुरा रहे तो नहीं सर, बिल्कुल सही बात सर. इतना टाइम यही सुनते आ रहे हैं सर, तब से जब से ज्वाइन करें. चलो, और मतलब जो तुमने सुना था जब आए थे यहाँ पढ़ाई कर रहे थे या उस प्रोसेस में, और जो तुमने किया अल्टीमेटली जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होगा ना? नहीं सर, बहुत फ़र्क तो नहीं होता, बट सर वही बात रहती है जब यहाँ पे आते हैं तो सारी चीज़ें आप बताते हो बट सारी चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पाते, मतलब अप्लाई नहीं कर पाते. वो जब खुद का एक्सपीरियंस होता है, अपनी गलतियाँ होती है, तब समझ आता है कि हाँ बिल्कुल सही बात थी, ऐसे ही करना चाहिए था. कई चीज़ें तो तब वैसे ही समझ आती हैं सर. गलतियों से ही सीखता है इंसान. हालांकि हर किसी को इतना टाइम नहीं लगता. मेनी पीपल इसी बार सेलेक्ट हुए हैं, मेनी पीपल सीधा स्ट्रेट अवे फर्स्ट एग्जाम में सेलेक्ट हो गया. अभी किसी से बात हो रही थी मेरी, नाम नहीं याद आ रहा, शी वॉज टेलिंग मी कि इट वॉज द फर्स्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, मतलब जुडिशरी का पहला एग्जाम था, एंड शी इज अ जज नाउ. अभी कल परसों मेरी बात हुई है किससे. तो कुछ लोगों का एक बार में हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है. जी सर. बट सर मुझे लगता है जैसे ये पॉइंट वैलिड तो बिल्कुल है, बट इसका प्रेशर नहीं लेना चाहिए किसी को कि अगर किसी का फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम हो रहा है तो हमारा इतना टाइम लग गया, तो वो ख़राब बात नहीं लगनी चाहिए. नहीं. सबकी लाइफ में सर अपनी सिचुएशन होती है, अपनी डेस्टिनी है सर. इट इज़ अ प्रोसेस. नो मतलब आपने एक बार एग्जाम दिया, कुछ कमी रह गई, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो यू नो एग्जैक्टली कि मेरा कितने मार्क्स से प्रीलिम्स छूटा है. तो अगली बार उतनी मेहनत करके अपनी जो कमियां हैं उसको सुधार के फिर अगली बार प्रीलिम्स हो गया. हो सकता है मेंस में आप कहीं रह गए, 10 मार्क्स से आपका मेंस छूट गया, तो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम दे के वो 10 मार्क्स जहाँ पे रह गया कम, उस एरिया में वर्क करके आई विल इम्प्रूव. दैट इज व्हाट यू हैव डन. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन. ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे? आंसर राइटिंग का पैटर्न क्या है? तो मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तुम्हारे. क्रिमिनल लॉ में तो ही हैज गॉट 153. दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर. क्रिमिनल लॉ में देख रहा हूँ मैं 153 इज अ वेरी गुड स्कोर. तो तुम्हारे आंसर का पैटर्न क्या था? सर क्रिमिनल या एनी जनरल? सर आइडियली जैसा यहाँ पे बताया जाता है दैट वी शुड बी राइटिंग द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्कोप, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड देन स्टार्ट द आंसर. बट मुझे लगता है कि जैसे जो मेजर लॉज होते हैं, इफ़ द क्वेश्चन इज़ थियोरेटिकल देन वो डायरेक्ट ही अटेम्प्ट करना चाहिए. मतलब मेरा पेपर ऐसे कंप्लीट नहीं होता था, बट अगर एप्लीकेशन बेस्ड है देन यू कैन गो विद ऑल दीज थिंग्स. और माइनर लॉज है तो सर उनमें उतना मैटर नहीं होता कि लिख सके, तो उसमें वी शुड ऑलवेज कवर दीज थिंग्स कि पब्लिक पॉलिसी, फिर एक केस ले सकते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन और द सेक्शन, जो ये सब रहता है. बाकी जैसे सर इस बार क्रिमिनल का पेपर आया था, इट वाज वेरी डायरेक्ट एंड इजी. तो मोर थियोरेटिकल, एंटायरली थियोरेटिकल सर, कि इतना टेम्पटिंग था सर एग्जामिनेशन हॉल में कि आगे बैरैक्ट खोल के स्टार्ट कर दो लिखना, बट उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो मिस्टेक करते हैं तो क्या होगा कि सबके ही आंसर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे. सो यू कैन नॉट स्कोर मोर देन अदर्स एंड मेरिट पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा. तो उसके लिए ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, कि सबसे जो कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग लिखो, अपनी पर्सनल आंसर, केस लॉज, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें. दिल्ली में दे गिव यू द बेयर एक्ट ऑल्सो, मेंस में दे प्रोवाइड यू द बेयर एक्ट ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है बेयर एक्ट देते हैं तो आप बेयर एक्ट देख के छाप दो. उतना टाइम ही नहीं होता आपके पास कि बेयर एक्ट खोल के सेक्शन लिखो. और अगर उससे लिख भी दिया तो व्हाट ही सेइंग इज राइट, नो, कि सबका आंसर तो सेम हो जाएगा फिर. तो तुमने बेयर एक्ट रेफर किया एक बार? नहीं सर, नहीं, हाँ नहीं करा. जरूरत नहीं पड़ी सर, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और हाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ी. इससे पहले मैंने हिमाचल में करा था, हिमाचल के मेंस में. वहाँ पे जैसे फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब होते हैं, वो पढ़ा नहीं था, बस सेक्शन देख लिया था, क्योंकि वो डायरेक्ट थियोरेटिकल आता है. बट वो टाइम काफ़ी लग जाता है. अगर सर बेयर एक्ट अगर खोल लो तो जो याद होता है वो भी भूल के आदमी फिर बेयर एक्ट से ही कॉपी करने स्टार्ट कर देता है. ये प्रॉब्लम यू शुड अवॉइड. इतनी तैयारी हमारे स्टेट में बेयर एक्ट तो देते नहीं, यूपी में बेयर एक्ट नहीं देते,
अब यूपी का एग्ज़ाम दोगे या वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम दोगे या बिहार का दोगे, वहाँ बेयर एक्ट नहीं मिलता, तो फिर उनको भी तो देना ही है ना हमको। तो वाई नॉट दिल्ली ऑल्सो विदाउट लुकिंग एट द बेयर एक्ट, दैट शुड बी द आइडिया। और कभी किसी सेक्शन में फंस गए, सेक्शन का नंबर याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है तो मे बी यस, बट अदरवाइज नो। ठीक है, तुमसे ज़्यादा तो मैं ही बोल रहा हूँ। तुम ठीक है, तुम्हारा बचपन से ड्रीम था कि तुमको जज बनना है, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? व्हाट केप्ट यू गोइंग? सर मोटिवेटिंग फैक्टर तो एक तो यही था कि 12th में बाकी चीज़ें और ऑप्शन भी थे, बट आई स्टिल चोज लॉ ओनली। तो एक वो भी था कि लॉ इसी काम के लिए करें। इन कॉलेज ऑल्सो आई वॉज वेरी क्लियर कि यही करना है, तो मैंने इंटर्नशिप्स ऐसे कुछ करी नहीं थी। फिर सर एक ये भी रहता है कि जब ये स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, देन many of us try to give us a second option also, if not judiciary then this, we will do this. तो वो भी मैंने अपने आप को नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम काफ़ी कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा। तो मैंने बार का भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उस टाइम, वो 23 दिसंबर में ही कराया मैंने बार का भी। तो और बाकी सर ये रहता है कि अगर एक बार ऐसा ड्रीम देख लो, फैमिली को दिखा दो, तो वो भी फिर जस्टिस नहीं होगा उनके साथ कि बाद में बैकआउट कर जाओ। दोस्त भी सर, मतलब सब लोग बातें करते ही हैं फिर कि पहले ही बोलने लग जाते हैं, अरे जज साहब इस टाइप से मजाक में। बाकी सर ये मेरे मामा जी बैठे हैं, श्री अनिल चहल, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर ये भी रहे हैं। इन्होंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो सर ये भी वेटरन है, इन्होंने PCS दिए 18 टाइम्स, PCS एंड IAS मेंस, बट लाइफ हैड अदर प्लान्स फॉर हिम। तो मामा जी भी काफ़ी वो मोटिवेट करते थे एग्ज़ाम से पहले, फिर जैसे इंटरव्यू होता था पहले भी बताते थे, बाद में पूछते थे कैसा गया वो सब। तो ऐसे रिलेटिव्स भी सर अच्छा हो रहता है। बाकी सर क्लासेस में यहाँ आके फिर जब बैठ के ऐसे देखो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं और आप सब में से ही सिलेक्ट होके यहीं पे आते हैं, तो जब अदर दूसरे लोग कर सकते हैं तो फिर वही बात है कि हम क्यों नहीं, किससे कम है जो हम ये काम नहीं कर सकते। तुम्हारा टाइम था 2019 में, कब ज्वाइन किया तुमने? सर जुलाई ना, मेरे ख्याल से उसी के आसपास यूपी का रिजल्ट आया था। हाँ जी सर, शायद, या उसके पहले आया था, उसके पहले आया था, क्योंकि उस समय बहुत बच्चे सेलेक्ट होके यहाँ आते थे। सर वही है, मैंने भी उस टाइम आए थे, मतलब कैंडिडेट्स यहाँ पे आते थे, तो पहले मैंने भी देखा। फिर एक बार कोई आया था तो उन्होंने बोला कि आई गॉट सेलेक्टेड एट द एज ऑफ 28। तो उस टाइम तो मुझे बहुत ही लगा कि 28, तब मैं बस 22 का ही था सर। तो इतना टाइम मेरे को तो इतना नहीं लगेगा 2 साल में, मतलब मेरे को लग रहा था कि 2 साल में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सर आप उस टाइम टेस्ट लिया करते थे, दैट स्पेशल टेस्ट, तो उनमें भी स्कोर अच्छा ही रहा था, बट वो धीरे धीरे टाइम निकलता गया। जो बाकी टॉप 10 वाली लिस्ट थी यहाँ पे, बाकी का देखा हर कोई कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गया, तो अब फाइनली अल्टीमेटली 28 पे आके ही सिलेक्शन हुआ। selected in a good place, no? Yes sir. The Delhi judiciary is not that easy. और तुम दिल्ली जुडिशरी में, and that too your rank is 15, that is a very good rank. उससे तुम निकले हो, तो अब क्या चाहिए, हो गया। और your entire journey culminates into your grand success. Yeah. Yes, maybe that was there for you. Sir. And how was your interview? Sir, interview was very short and simple also. So first they asked me that you did graduation in 2019. I said yes. Then they asked ki, are you working anywhere? I said no, not working, but I have done my post graduation recently. देन उन्होंने वो सर साइड बाय साइड वो फॉर्म पढ़ रहे थे हर कोई। देन आई हैड रिटन इन द फॉर्म दैट आई हैव गॉट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड एंड ऐसी ही 1-2 चीज़ें। तो उन्होंने फिर वही पूछा कि व्हाट पेपर्स एंड विच कॉलेजेस, फिर वो बता दिया। देन दे आस्क्ड मी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में हुई है। आई सेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड देन ओनली वन क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, विच आई आंसर्ड बस 3 मिनट सर हार्डली। पिथ एंड सब्सटेंस तो बता दिया होगा। हाँ जी सर। तो इतना ही, यू हैव गॉट 100 मार्क्स इन द इंटरव्यू। इस बार के हिसाब से 100 इज अ डिसेंट स्कोर, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए नहीं उन्होंने इंटरव्यू में। तो दैट मीन्स 100 इज, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन डिसेंट। हाँ जी सर। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ शेयर करना चाहोगे? सर अब इतनी लंबी जर्नी हो गई है, तो कुछ चीज़ें होती है जो एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलती है किसी स्टेट का पेपर देके।
सो देर आर सर्टेन थिंग्स विच आई विल लाइक टू शेयर, या बाकी लोग ये मिस्टेक्स ना करें जो मुझसे हुई। एक तो कि प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा देख के जाना है प्री एंड मेंस के लिए, क्योंकि कई टॉपिक्स होते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, कोई उनका फेवरेट एरिया होता है जहाँ से वो हर बार पूछते हैं, या केस लॉज होते हैं जो स्टेट में बहुत रिपीट होते हैं। एंड ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बस 1 मार्क से ही मिस करते हैं, प्री भी मेंस भी। तो उसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। जैसा सर बताते हैं बेसिकली सारे पॉइंट्स वही हैं। और अब सर ऑनलाइन फैसिलिटी है, तो उस टाइम तो नहीं थी, तो ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते थे, या जो दिल्ली में है वो कर सकते थे। बट अब मेरे हिसाब से तो 5th ईयर में स्टार्ट कर देनी चाहिए सर यहीं से कोचिंग, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, टाइम भी बचेगा। और एक सर सेकंड ऑप्शन देने वाली बात रही कि लोग जो कुछ नहीं देते कुछ देते हैं, बट अल्टीमेटली आई फील कि सबको एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या हो जाए, मेहनत करके ना हो या क्या सिचुएशन हो जाए उसके लिए भी। बट जैसा आप बोलते हो सर कि प्रैक्टिस या फर्म में ऐसे जॉब नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम नहीं बचता है, वो भी बिल्कुल सही बात है। बट जैसे PSUs रहते हैं, अगर उनमें लग जाए, क्योंकि उनमें टाइम मिलता है काफ़ी, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब बस क्वालिफिकेशन ले लो उस चीज़ की, ज्वाइन मत करो कि आगे जाके कभी ज़रूरत पड़े तो कर सके। और सर एक यूपी स्पेसिफिक भी, ऑल्दो नॉट अ सेलेक्टेड कैंडिडेट देयर, बट यूपी का एग्ज़ाम पहले तैयारी करके और फाइनल रिजल्ट के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब नोट मेरे को लगा कि आई शुड शेयर है। एक तो लोकल लॉज का जो पेपर होता है वो सबको बहुत टफ लगता है, सब बोलते हैं कि बहुत काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने को, बट आई विल से दैट इट इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल द पेपर्स। अगर आप IPC, CRPC, CPC, तो इसमें कुछ भी आ सकता है सर, बहुत लेंदी एक्ट्स हैं ये, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए एप्लीकेशन बेस्ड तो भी अगर क्लैरिटी नहीं है तो गलत हो सकता है आंसर। बट लोकल लॉज का क्या रहता है कि सिलेबस बस लैंड रेवेन्यू कोड बहुत बड़ा है, बाकी सब ईजिली हो सकता है, और ये भी कर लो तो क्वेश्चन बहुत ही सेट पूल है सर जिसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 150 मार्क्स का है। हाँ जी सर। लोकल लॉ यूपी वाला 150 मार्क्स का है पेपर। और जी सर, और यूपी में अब जैसे जीके के पेपर में भी माइनर लॉज ऐड हो गए हैं। तो कुछ लोग होते हैं जैसे जीके में डर लगता है थोड़ा, उतनी अच्छी नहीं होती लॉ के स्टूडेंट्स की, प्रिपरेशन कर लो, बट हिस्ट्री ज्योग्राफी सर 20 मार्क्स के लिए बहुत वाइड है उतना पढ़ना। तो जीके के जो माइनर लॉज होते हैं वो 50 मार्क्स का आता है, तो उन्हें तो आप सब पूरा कर लो A to Z। आउट ऑफ 200 यू कैन ईजिली स्कोर दोज 50, एंड बाकी 150 में से तो सर हो जाएगा, इतने आ जाएंगे। बाकी जो सर बोलते हैं बातों को सर सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है ब्लाइंडली, कोई और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑल दिस थिंग इज़ अ रिपीटेशन ऑफ व्हाट सर सेज हेयर। बाकी सर वो ही, और आई वुड लाइक टू पे माई ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल्सो सर, राहुल जायस एंड ऑल दी फैकल्टीज़, कृष्णा सर एंड ऑल द टीम्स, कि ये प्लेटफॉर्म मिला मुझे कि जो मेरा गोल था उसे मैं अचीव कर पाया आप लोगों के थ्रू सर। नहीं चलो, योर हार्ड वर्क हैज़ ब्रॉट यू हियर। हमारा तो काम है गाइड करना, लेकिन मेहनत तो एक्चुअल मेहनत तो आप करते हो ना, स्टूडेंट करता है। इट इज़ ऑल योर हार्ड वर्क। बाकी हाँ जी सर, एंड वी ऑल विश यू द बेस्ट एंड अ वेरी गुड लाइफ एंड अ वेरी ब्राइट करियर ऑफ जजिंग एंड जस्टिसिंग। थैंक यू सर। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक और यू कुछ सर। बोल रहे थे? पापा मम्मी कुछ बोलेंगे? मैं बस थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं राहुल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हीं के मार्गदर्शन में इसने भी सफलता प्राप्त करी और इतने सारे बच्चे कर रहे हैं। मुझे तो लगता है दिल्ली जुडिशरी में 60-70% स्टूडेंट यहीं से निकल गए। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये तो पता है कि आप सभी इतनी मेहनत कर रहे हो, ये कहने वाली बात नहीं, लेकिन ये है कि अपनी लगन को बनाए रखो, हार्डवर्क करते रहो और कभी गिव अप नहीं करना। इस चीज़ को कंटिन्यू करो। जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर को हथौड़े से मारते हैं, पहली चोट में कुछ नहीं हुआ, दूसरी में कुछ नहीं हुआ, तीसरी में अचानक से टूट जाता है। तो ये पता नहीं किसी को होता कि कौन सी चोट में टूटेगा। जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन हो जाए या दूसरे टाइम या तीसरे टाइम, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितने बच्चे बेचारे 1-1 मार्क्स से रह जाते हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं। तो बॉर्डर लाइन वालों पे सेलेक्ट होने वाले और ना सेलेक्ट होने वाले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये थोड़ा कहीं लक भी काम करता है। 3 चीज़ें होती हैं, आदमी का हार्डवर्क, लगन और लक।
थोड़ा लक भी जिस दिन काम करेगा सिलेक्शन हो जाएगा। सभी बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर सिलेक्ट तो जितनी सीटें गवर्नमेंट निकालती है उतने ही होते हैं, उसके बाद कोई एक नंबर से रह जाते हैं। तो मुझे तो बड़ा दुख होता है उनको देख के, बेचारे इनकी क्या गलती थी इतना तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो अंत में बस मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए एक एक करके, और आप लोग सब सफल हो अपने इसमें। मानो जी बोलिए। अच्छा, इट इज ऑल, बताऊँ एक चीज़, ये सब आपका हार्डवर्क होता है बच्चों का ना, और सिर्फ हार्डवर्क बच्चे का नहीं, उसके पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको। तो घर में थोड़ा बहुत अप डाउन तो होता रहता है, हम भी अपने पेरेंट्स से डांट पाट सुन लेते थे, तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पेरेंट्स का अल्टीमेट सपोर्ट कितना है और बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। तो तुम लोग आते हो यहाँ पे और अपने आप को टोटली हमारे हवाले छोड़ देते हो। अब हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सारे टीचर्स कर रहे हैं, ऑफिस का सारा स्टाफ, कृष्णा, आनंद जी, नंदिता, बबलू, जितने लोग हैं सब कर रहे हैं, आस्था, लेकिन हम तो कर रहे हैं मेहनत, लेकिन अल्टीमेट मेहनत कौन करता है? हम तो आपको गाइड ही कर सकते हैं ना, आपकी जगह पे हम बैठ के पढ़ तो नहीं सकते। तो फाइनली पढ़ता कौन है? आप ही तो पढ़ते हो। अब ये आया था 2019 में, तब से अभी तक पढ़ रहा है, इसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। बीच में थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ और कर लेना चाहिए, तो LLM कर लिया इसने, तो इसने ये लगा रहा। तो अल्टीमेटली सफ़र भी इसी ने किया, मेहनत भी इसी ने की, और सक्सेस एंजॉय भी यही कर रहा है, और आगे लाइफ लॉन्ग करेगा। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू रियलाइज, वी एज टीचर्स, वी एज द कोचिंग इंस्टीट्यूट, और आपके कॉलेज के टीचर्स है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपके पेरेंट्स, हर कोई आपको बैकअप दे सकता है, बैकिंग दे सकता है, बट अल्टीमेट रियल मेहनत आपके हाथ में है। करोगे तो मेहनत के प्रोसेस में जो सफरिंग्स हैं, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, वो भी आपको झेलना है, और अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगा तो सक्सेस की खुशी भी आपको झेलना है। हाँ, वो जो एक मोमेंट आप देते हो अपने पेरेंट्स को ना, तुम जब तुम्हारा रिजल्ट आया, एक सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हारा जब रिजल्ट आया तो तुम कहाँ थे उस समय? सर उस टाइम तो मैं मम्मी पापा के साथ ही था। साथ ही थे? मैच चल रहा था तो वहीं बैठे थे सर सब। कौन सा मैच? क्रिकेट का सर, इंडिया का। अच्छा। जी इंडिया वाला जो चल रहा जी जी सर। उस दिन कोई मैच था इंडिया, और हाँ, रिजल्ट के चक्कर में देख नहीं पाया था मैच। फाइनल था ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। तो उसके बाद फ़ोन आने लग गए ना मुझे, याद आ गया। तो क्या किया, पहला एक्ट तुम्हारा क्या था? रिजल्ट तुम नहीं देखा होगा ना? जी सर। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सर रिज़ल्ट के टाइम तो अब मतलब पहले मैं 4 रिज़ल्ट देख चुका हूँ, पूरे ऊपर से नीचे स्क्रॉल करो, नाम बाद में मिलता था, तो वो धड़कन तो सर बढ़ ही जाती है उस टाइम। तो जब देखा ये तो फर्स्ट पेज में ही आ गया, आई कुडंट बिलीव कि हाँ मेरा ही नाम है। सो आई क्रॉस चेक माई रोल नंबर ऑल्सो कि यही मेरा रोल नंबर, मुझे पता था मेरा रोल नंबर क्या है, बट स्टिल आई ओपन द एडमिट कार्ड, वहाँ से भी चेक करा, एंड देन आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स कि रिजल्ट आ गया है, कि देखो क्या आ रहा। वैसे मैंने देख लिया था, बट देन उन्हें बोल दिया फिर, तो उन्होंने भी देखा, देन एवरीवन वाज रियली हैप्पी सर। गले वले मिले? हाँ जी सर। पापा मम्मी तीनों का मिले ना? जी सर मिले। वही पूछना चाह रहा हूँ, वो जो आप एक गले मिलते हो ना अपने पेरेंट्स से सिलेक्शन के बाद, पेरेंट्स से या जिसको भी आप प्यार करते हो उससे, तो वो जो आपका सर्किट कंप्लीट होता है ना, जब गले मिलते हो तो क्या होता है, आपका हार्ट इस तरफ है और उनका हार्ट इस तरफ है, तो वो जो सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है ना, वो एक मोमेंट ऑफ जॉय आप अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को देते हो, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट यू आर गिविंग टू देम। अल्टीमेटली जज तुम बने हो, लाइफ तुमको जीना है, जजशिप का लाइफ तुमको जीना है, उसका रोज का जो अप एंड डाउन है, रोज की खुशी रोज का दुख तुमको करना है। पेरेंट्स तो दूर बैठ के देखेंगे तुमको, लेकिन तुमने वो जो एक मोमेंट दे दिया ना अपने पेरेंट्स को, मामा जी को, सबको, बस वही है जिसके लिए हम लोग जीते हैं। जी सर। दैट इज फॉर विच वी आर लिविंग, वी द पेरेंट्स, वी द टीचर्स, वी द गार्डियंस। अल्टीमेटली सुख दुख आपका है, आप सबको भी बोल रहा हूँ, मेहनत आपका, करनी आपकी, दुख भी आपका, सुख भी आपका, जीवन भी आपका ही अच्छा होना है।
हम लोग क्या है, हम तो दूर से देख रहे हैं आपको। आप सॉरी एक बात बोल रहा हूँ, माइंड नहीं करना। जब तुम नौकरी करोगे तो अपनी सैलरी में से कुछ दोगे हमको? वो तो तुमको ही मिलना है ना, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। तो हमने क्या मिलना है? हाँ, पेरेंट्स की सेवा करोगे जरूर, वो तो हर उसका फर्ज है, वो सब करोगे। पेरेंट्स को इससे हटा के मैं अपनी बात कर रहा था। तो वो सेवा तो आप करेंगे, वो तो आपका ही फर्ज है। आपके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स का किया, वो तो है, लेकिन अल्टीमेटली है सब कुछ आपका। तो आपकी मेहनत, आपका दुख, आपका सुख, और अल्टीमेटली जो आप सेलेक्ट हुए तो वो सुख आपको जीवन भर मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद भी एक फेदर हमेशा लगा रहा है कि आई वॉज अ जज, और वो बहुत बड़ा फेदर है आपके साथ, दैट आई वॉज अ जज। नहीं जी सर, बिल्कुल तो वही है। तो आप लोग भी यहाँ बैठे हैं तो यही सोच के मेहनत करिए कि अल्टीमेटली जो मिलेगा वो आपका है। और अभी अगर कुछ तकलीफ हो रही है, एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं हुआ, या पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है लोगों को, तो बैठ के पढ़ना इज़ अ टफ काम नो, तो वो भी आप ही को झेलना है। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आ जाओ प्लीज़। बुला लो पापा, मम्मी को बुला लो। आइए प्लीज़, आइए मामा जी। आइए, पकड़ लो। आइए। तुम लाइव चैट में कमेंट्स लिखते थे वैभव? सर क्लासेस मैंने लाइव नहीं अटेंड करी, मैं VOD बाद VOD ही देखता था सर। शाम को देखते हो? हाँ जी सर, बट सर ऐसा कुछ नहीं था जो समझ ना आता हो, मतलब इतना अच्छे से ही सब कुछ पढ़ाया जाता था, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि कुछ समझ ही ना आ रहा हो। एवरीथिंग वाज वेरी क्लियर सर। दिस इज योर चॉकलेट्स। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाकी सर इस जर्नी में जितना रोल कोचिंग का रहता है, बट कोचिंग तो 2 साल 2.5 साल यहाँ करते हैं, उसके बाद वैसा सपोर्ट रहता है, बट पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है सर। तो आई तो रियली फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच वंडरफुल पेरेंट्स। इतना टाइम हो गया बट उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि कुछ और देख लो या नहीं हो पाएगा, हर टाइम ही पूरा सपोर्ट रहा। ये बहुत बड़ी बात है, पता है। पेरेंट जब आपको ये कहते हैं ना कि बेटा तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे और कुछ नहीं सोचना, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है पेरेंट्स का। कई बच्चों ने मुझे बोला है ये चीज़ कि पेरेंट्स जब कह देते हैं ना कि बेटा तुम करो, जब तक होता नहीं तब तक करो, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। उससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, आप यूनिडायरेक्शनल चल रहे होते हैं, है ना जी। जब 12th था ना साइंस स्ट्रीम, उसको जेई मेन और एडवांस के लिए बोला मैं कि ये एग्जाम, ये बोला नहीं मुझे एलएलबी करना, मतलब एग्जाम दे ले, करना जो मर्जी कर लेना, एलएलबी कर लेना। बोला फिर तो मेरा एडमिशन वहाँ करवा दोगे अगर अच्छे मार्क्स नहीं करवाएंगे, मगर करना अपनी मर्जी से। जिसने दिया जेई मेन भी दिया, फिर एडवांस भी दिया, अच्छे मार्क्स थे उसमें, अच्छा कॉलेज मिल सकता था। फिर इसने बोला मैं तो एलएलबी में, ठीक है जो तुम्हारी इच्छा है वो एलएलबी में जाना तो एलएलबी में। ये आवाज़ नहीं आ रही होगी, ये कह रहे हैं कि जब इसका 12th हुआ उसके बाद ये जेई का एग्ज़ाम और जेई का एडवांस वाला एग्ज़ाम वो देने बोला इसको। इसने बोला मुझे तो एलएलबी ही करनी है। फिर दिया इसने एग्ज़ाम, अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन फाइनली ही जॉइंड एलएलबी। दैट इज़ व्हाट ही वाज सेइंग। चलो आज